हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द कार्बोएनाइन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है कार्बोएनाइन के ऊपर है कि कार्बोएनाइन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कार्बोकैटायन के बारे में, सेम ऐसे ही कार्बोएनाइन होता है। उसमें जो पॉसिबिलिटी थी इसमें बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि कार्बोकैटायन में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम ऐसे ही कार्बोएनाइन के अंदर क्या होता है कि कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के एटम के ऊपर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि दे आर वेरी मतलब शॉर्ट मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव होता है। तो कार्बोकैटायन भी रिएक्टिव होता है और वो भी शॉर्ट लाइव ही होता है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस सेल में थे, बट कार्बोएनाइन के अंदर इसकी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि CH2 मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास है CHO कंपाउंड है, यहाँ पे है कोई CH3 कंपाउंड है। तो यहाँ से मतलब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाए और जो मिथाइल है वो बाहर जाने वाले हाइड्रोजन को कुछ भी ना दे, बल्कि उसको कुछ देने की बजाय उससे ले और ले, तो इसके कारण इसके ऊपर क्या आ गई? नेगेटिविटी आ गई। ठीक है। इसी कारण से इस पर क्या आती है? नेगेटिविटी आती है। उसी नेगेटिविटी के कारण कार्बन जो है कार्बोएनाइन की जैसे बिहेव करेगा। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोएनाइन की? तो हमें पता है कि जो कार्बोएनाइन होता है उसकी फॉर्मेशन होती है मतलब कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है कि कार्बन एटम जो है वो किससे अटैच हो जाए? अपने से कमजोर वाले के साथ। ठीक है। मतलब हम इसको आम भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि जो कार्बन है वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा। तो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उसमें क्या होगा? जो लेस वाला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं खींच पाएगा। जैसे कि मान लो कार्बन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन क्या हो गया? वीक हो गया। तो अगर इन दोनों के अंदर मतलब अगर खिंचाई करवाई जाए, जैसे कि बीच में इनको रस्सी पकड़ा दी जाए, ए को और एक बी को, तो जो ए है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो उस रस्सी को आसानी से अपनी तरफ खींचेगा और बी को कुछ भी नहीं देगा। सेम ऐसे ही क्या होता है कि कार्बन एटम अटैच हो जाएगा लेस नेगेटिव चार्ज के साथ है, एटम और ग्रुप के साथ है। बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा भाई, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण इनके बीच में क्या होती है? बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। फीचर की अगर हम बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है। फीचर की बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। हाइब्रिडेशन जो होती है इसकी sp3 होती है। कार्बोकैटायन के अंदर हाइब्रिडेशन कितनी थी? sp2 थी और कार्बोएनाइन के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है। ये जो है पिरामिड, इसके अंदर प्लेन मतलब इसके अंदर तो पिरामिडल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर है और कार्बोकैटायन के अंदर प्लेनर वाली ज्योमेट्री थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने आप को मतलब यहाँ पे जो कार्बोएनाइन होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर, इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ये वाली, मतलब कोई कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और 3 इसके साथ मतलब 3 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को बनाएगा। तो इसको मतलब कार्बोएनाइन एक और फॉर्म से भी बोलता है कि इस कार्बन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 4 बॉन्ड बनाने की। ठीक है। कार्बन के साथ मतलब 4 लोग इसके साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है। बट कार्बन जो है मतलब इसकी वैलेंस में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बोएनाइन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसके मतलब इस कार्बन ने उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 6 हो गए और 2 ये जो है बिल्कुल इम्पटी है, मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह गए? इम्पटी हो गया। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो sp3 हाइब्रिडेशन बनेगी। sp3 का मतलब होता है 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कार्बोएनाइन को। तो कार्बोएनाइन को मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सभी अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोकैटायन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि जो टर्सरी होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता था उसमें, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। बट इन द केस ऑफ द कार्बोएनाइन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिथाइल शो करेगा, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ठीक है। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें पता है चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉरी, यहाँ पे ये गलती से ये कह दिया मैंने, जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज कार्बन के ऊपर होगा मतलब बढ़ाया जाएगा उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबिलिटी को अपने आप में शो करेगा। जैसे कि ये है हमारे पास मिथाइल, तो मिथाइल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो इसके साथ क्या लग गया? एक मिथाइल मतलब एक एल्काइल ग्रुप हो गया। इसका काम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग करते जाना
बढ़ाना, डोनेटिंग बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाने का काम करता है। जैसे जैसे हम एक एक मिथाइल और बढ़ाते जाते हैं, मतलब यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया, यहाँ पे भी हमने बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, तो इसके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी, और ज़्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी अपने आप में शो करेगा। तो जो मिथाइल है इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको कोई एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं मिल रही है नेगेटिव चार्ज की और कहीं से भी। ठीक है, तो जो हमारा मिथाइल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी के, सेकेंडरी के और टर्सरी के। यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब आता है कि यूज़ ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम यूज़ करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर पड़ेगा। जैसे कि रेजोनेंस के अंदर हमें पता है अगर रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो उस कंडीशन में चार्ज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, ये हमें पता है कि ये हमने ले लिया बेंजाइल के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज जो है मतलब ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जो इस ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब चार्ज ने अपनी रोटेशन बहुत ज़्यादा शो की है। तो जो बेंजाइलिक फॉर्म में मतलब बेंजाइल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो था बेंजाइल में। अब ये आता है हमारे पास एलाइलिक कार्बोएनाइन होता है। इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरी फॉर्म में यहाँ पे है, तो इसमें रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रक्चर का ही रेजोनेंस बनता है। तो मतलब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या तो एक बार इस कार्बन पे आ जाए या फिर इस कार्बन पे आ जाए, तो ये हमारे पास बनती है इसकी कार्बोएनाइन बनेगी। ये इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है। हम यहाँ पे लगाएं, ये हमारे पास है बेंजाइलिक कार्बोएनाइन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पे कुछ हम कुछ अब कंपाउंड को लेते हैं और यहाँ पे बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप में स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे जो ये मिथाइल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। स्टेबिलिटी क्यों शो करता है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप है जो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर मतलब एक ग्रुप है जो सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, हाँ देखो इसके ऊपर सिर्फ एक ग्रुप है जो इस चार्ज को मतलब इसके ऊपर कोई डोनेटिंग वाला ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। नाइट्रो के अंदर क्या होता है कि ये जो नाइट्रो होता है ये मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा चार्ज को खींचेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज में रहेगा। अगर OH ग्रुप अगर यहाँ पे होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस मिथाइल के ऊपर मतलब यहाँ पे इस कार्बोएनाइन के ऊपर जो चार्ज होगा वो इस कार्बोएनाइन के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा जिससे इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब मिथाइल जो है वो लेस इलेक्ट्रो डोनेटिंग होता है देन OH के, तो इस कंडीशन में पहला ग्रुप आएगा ये, ठीक है, फिर आएगा ये और फिर आएगा ये। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के आधार पे हम इनको देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा, वो लेस स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में वो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा। अब कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp होगी। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिक बनेगा, फिर बेंजाइल आता है, फिर एलाइलिक आता है, फिर इथाइनाइल आता है, फिर इथेनाइल आता है, फिर एल्काइल आता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के आधार पे अगर हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के आधार पे पहले प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्सरी आएगा। ठीक है, बट रिएक्टिविटी के आधार पे जो टर्सरी होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी और फिर होता है हमारे पास प्राइमरी। ठीक है, कार्बोएनाइन मतलब कार्बोएनाइन, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो टर्सरी कार्बोएनाइन होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है और सबसे कम स्टेबिलिटी टर्सरी ही शो करता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, टर्सरी शो करेगा। ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन के अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है।